हेलो एवरीवन, वेलकम टू महागुरु आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में हम हमारे द इंडियन एक्सप्रेस का एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन के ऊपर है। हमारा आज का टॉपिक क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर हम देखें ये अभी न्यूज में क्यों आया, जो हमारा आरटीआई एक्ट 2005 में पास करा गया था, उसकी अक्टूबर 2025 में 20th एनिवर्सरी है, जो कि हमारे सिलेबस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट थीम हो जाती है। ठीक है, ये इसलिए न्यूज में चल रहा है। अभी 2005 में पास करा गया था, अक्टूबर 2025 में इसके 20 साल पूरे हो जाएंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जस्टिस पीएन भगवती थे, जिन्होंने पीआईएल का कंसेप्ट और आरटीआई के जो कंसेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। उन्होंने क्या बोला? Where a society has chosen to accept as its creedal faith, it is elementary that citizens ought to know that what their government is doing। कि जहाँ पे समाज ने ये चुन लिया था कि हमारा जो भरोसा है हमारा सरकार पे रहेगा, तो वहां के जो नागरिक हैं वो ऑटोमेटिकली उनको ये ट्राई करना चाहिए पता करने के लिए कि जो उनकी सरकार है, जो उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो असल में कर क्या रही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो भी इसी से लिंक्ड है। सो लेट्स स्टार्ट। हम बेसिक डिस्कस करेंगे और हम उसके कुछ कंटेम्पररी इश्यूज देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है, एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ऐसा राइट है जो ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक है, जो जनता है, वो सिटीजन्स बने, नागरिक बने, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब वो लोग जिनके ऊपर सिर्फ कानून लागू कर दिए गए हो, इम्पोज कर दिए गए हो। हम एक डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, तो जो लोग हैं, पब्लिक है, उनको सिटीजन्स बनना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे होगा? आरटीआई के थ्रू हमने बिना किसी रोक टोक के एक्सेस दिया है। जितनी भी इंफॉर्मेशन किसी इंसान को चाहिए, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट आर्म्स है, जो कि जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, वो काम कैसे कर रही है, उनकी फंक्शनिंग क्या है, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम देखें कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इंडिया में, भारत में, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। सबसे पहले 1975 का केस, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण केस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, वो हमारा जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 में, वो इम्प्लिसिट दिया हुआ है। इम्प्लिसिट मतलब हम उससे डिराइव कर सकते हैं हमारे संविधान में। जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके अंडर ही इम्प्लिसिट हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है। ठीक है, उसके बाद एसपी गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1982 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने असर्ट करा, ये माना कि जो लोगों का अधिकार है हर पब्लिक एक्ट को जानने के लिए और हर पब्लिक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स जानने के लिए, ठीक है, जो कि पब्लिक फंक्शनरीज परफॉर्म कर रही हैं, तो लोगों के पास ये पूरा पूरा राइट है। धीरे धीरे ये जो राइट था थोड़ा सा कंक्रीट होता गया। उसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट ने जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का स्टेटस था उसको एलिवेट कर दिया, एक ह्यूमन राइट से पहले हो करते हुए हमने उसको एक इंपॉर्टेंट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन में उसको साथ लिंक कर दिया। उसके बाद से मजदूर किसान सभा करके बेसिक उस टाइम पे प्रोटेस्ट हुआ था, एजिटेशन हुई थी, और इवेंचुअली 2005 में पार्लियामेंट ने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया था। ठीक है, ये थी पूरी इस एक्ट की हिस्ट्री। अगर हम देखें इस एक्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 पास करा, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसने कैसे चीजों को बदला। सबसे पहले तो एक्सपोजिंग करप्शन। इसको करप्शन एक्सपोज करने के लिए बहुत बार यूज करा गया है। इस पूरे आरटीआई एक्ट को एक हथियार की तरह यूज करा गया, वेपन की तरह यूज करा गया। जितने भी करप्शन के इश्यूज हैं, नेपोटिज्म के इश्यूज हैं, जो फेवरेटिज्म के इश्यूज इंडिया में चल रहे हैं, उसको एक्सपोज करने के लिए। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्कैम हुआ था, कोल एलोकेशन स्कैम हुआ। ठीक है, ये जो आरटीआई एक्ट 2005 के थ्रू ही एक्सपोज करे गए थे। फिर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना, जो गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग है, इसको आरटीआई को यूज करा जाता है एनहांस करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट कर सके। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है, विभाग है, उनमें उनकी फंक्शनिंग जानने के लिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश में केस हुआ था, जहां पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, इसके ऊपर आरटीआई लगाई गई थी, जो पीडीएस सिस्टम है वो यूपी में काम कैसे कर रहा है। उसके बाद डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है। ये लोगों को एक ऐसा अधिकार देता है कि वो क्वेश्चंस पूछ सकें और उसके जवाब मिलना उनका अधिकार है। जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, जिससे जो गवर्नमेंट की और जो पब्लिक की जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज होए, और जो स्ट्रेंथन होए जो पब्लिक की एक्टिव पार्टिसिपेशन है हमारे गवर्नेंस में। ठीक है, उसके बाद चेंज इन गवर्नमेंट वर्क कल्चर फ्रॉम सीक्रेसी टू ओपननेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले हर चीज सीक्रेट होती थी, आरटीआई एक्ट के बाद ओपननेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
इसमें ये मैंडेट करा गया था कि ऑफिशियल जितने भी काम कर रहे हैं हर ऑफिस में, उनको अपने रवैये में, एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा और उनका जो अधिकार है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। हर चीज वो सीक्रेट नहीं रख सकते हैं, उनको शेयरिंग और ओपननेस में बिलीव करना पड़ेगा और जो सिटीजन का राइट है उसके साथ अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी एग्जाम्पल क्या है? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड्स। जितने भी सरकारी रिकॉर्ड होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ेगा ढंग से। अगर कल को कोई इन्फॉर्मेशन सीख करता है तो आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टीथ टू द जुडिशरी। जुडिशरी को दांत देता है, मतलब एक पावर देता है। जितने भी कोई ऐसा लॉज अगर कोई पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव अप्लाई करता है जो फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच कर रहे हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, जो हमारा जुडिशरी है इन लॉज को इनवैलिडेट कर सकता है। जो ऐसे कानून जो सीक्रेसी को बढ़ावा देते हैं और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को दबोचते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम थी उसको इनवैलिडेट घोषित कर दिया, उसको नल एंड वॉइड कर दिया है। उस स्कीम में प्रॉब्लम क्या थी कि जो पॉलिटिकल फंडिंग आ रही थी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो अनोनिमिटी थी, मतलब किसी को कुछ नहीं पता था कहाँ से पैसा किसके पास जा रहा है। तो जो आरटीआई इन्फॉर्मेशन जो हमारा एक्ट है उसको ग्राउंड्स को वॉल्यूशन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। ठीक है, ये इसकी राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट की सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे थे। मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर भी प्रोवाइड करी है बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। जो आरटीआई का एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो काम कैसे करता है। आपको पहले इशू आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। आप इसको फिर प्लेन A4 शीट पे अपनी एप्लीकेशन लिख सकते हो। आरटीआई की फीस आपने पे करी, जो आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है वो आपकी एप्लीकेशन को जिस डिपार्टमेंट के पास पहुंचाना है उसके पास पहुंचा देगा। अगर कोई भी जो आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है 30 दिन के अंदर अंदर कोई आपको स्टेप नहीं लेता है तो आपके पास पहली अपील अपीलेट अथॉरिटी के पास लेके जाने का अधिकार हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आप सेकंड अपील सीधा सेंट्रल और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर है आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने का। अभी अभी तक हमने देखा कि हिस्ट्री क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लिमिटेशंस है इसकी। जैसे मिस यूज ऑफ द एक्ट। इस एक्ट का बहुत बार गलत यूज करा गया है। कुछ हर बार जरूरी नहीं होता कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट ही हो, बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जानबूझ के सीख करने की कोशिश करी जाती है जिसका कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई फायदा नहीं है और लोगों को मिसयूज करने के लिए उसको ट्रीट करा जा रहा है और जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनको सिर्फ हरास करा जा रहा है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या है? कुछ भी किसी इंसान ने किसी भी डिपार्टमेंट में उठा के कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक डाल दिया सिर्फ पब्लिसिटी अटेन करने के लिए, जो कि गलत बात है। फिर आरटीआई वर्सेस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये दोनों एक्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, एक तरफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या बोलता है कि गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, हर चीज हम पब्लिक को वील नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी नेशनल इंटरेस्ट और सॉवरेनिटी के खिलाफ है। कुछ ऐसे गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं जो सीक्रेसी की डिमांड करते हैं ताकि हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, बट आरटीआई इसके ऑपोजिट चलता है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, अगर किसी इंसान ने रफेल एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट, जब गवर्नमेंट ने फ्रांस से रफेल प्रोक्योर करा है, उसके ऊपर आरटीआई लगा दी, तो गवर्नमेंट उस चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकती है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे हॉस्टाइल नेबर है जैसे पाकिस्तान हुए, ऐसी कंट्रीज अपने खुद के एडवांटेज के लिए कंट्री के खिलाफ यूज कर सकती है। तो यहाँ पे बहुत कॉशियस रहने की जरूरत पड़ती है, इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन वर्सेज राइट टू प्राइवेसी। ये दोनों फिर आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन हर चीज बताने की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी बोलता है कि आप हर चीज नहीं बता सकते। ये आपस में कंफ्लिक्ट में रहते हैं बहुत सर्टेन केसेस में, और ये जो कंफ्लिक्ट है इसको बार बार यूज करा गया है कुछ ऐसे लेजिस्लेशन क्रिएट करने के लिए, कुछ ऐसी स्कीम्स को लागू करने के लिए जो कि इन दोनों के खिलाफ हो। एग्जाम्पल की अगर बात करें, गवर्नमेंट का जो डिफेंस था ये बोलते हुए कि हमने इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस वजह से मना करी है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में क्योंकि जो डोनर की राइट टू प्राइवेसी है, जो लोग डोनेट कर रहे हैं, वरना वो वायलेट हो जाएगा। बट उल्टा हाथ क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, पूरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ही रद्द कर दिया। तो जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है और जो राइट टू प्राइवेसी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। फिर अवेयरनेस लेवल बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, इस राइट को लेके लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा अधिकार क्या है। खास करके जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है जैसे वुमेन हुई, रूरल पॉपुलेशन हुई, ओबीसी एससी एसटी पॉपुलेशन, जो वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव की एपैथी। एग्जीक्यूटिव एपैथी मतलब कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक टर्म होती है एम्पैथी, एक होती है सिंपैथी, एक होती है एपैथी। एम्पैथी मतलब जब आप किसी के पास सहानुभूति प्रकट कर पा रहे हो कि हाँ उसको कुछ प्रॉब्लम है। एपैथी मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जितना भी हमारा आरटीआई एक्ट के प्रोविजन है वो एग्जीक्यूटिव की मर्जी के ऊपर चल रहे हैं। खास करके रिसेंट टाइम्स में जो आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास करा गया था, उसमें जो हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उनकी पावर्स को और उनकी पोजीशन को डाउनग्रेड करा गया था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर ये जो पूरा प्रोविजन है पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर अप्लाई ही नहीं होता है। ये जो आप राइट है, आप इंफॉर्मेशन सीख करने के लिए यूज नहीं कर सकते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज हम इंडियन डेमोक्रेसी का पिलर मानते हैं और इंडियन डेमोक्रेसी का दूसरा पिलर हमारा आरटीआई भी माना जाता है, बट दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद
ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं जो काम कर रहे हैं वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जो कि ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज में पार्लियामेंट में काम कर चुके हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमको पावर शेयरिंग में बिलीव ही नहीं है, वो रेजिस्ट करते हैं, हम पावर शेयर नहीं करेंगे सिटीजन के साथ, हम हर इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। इसलिए वो अपने रोल्स को पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के तरीके पे यूज करते हैं रेदर देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस। उसके बाद बहुत ज्यादा डिलेज है। एक्ट ये बोलता है कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बट जो कमीशन हैं, जो कमिश्नर हैं, उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में वैकेंसी में हमारे जो बैकलॉग्स हैं वो अभी भी चलते आ रहे हैं। ठीक है, ये थी प्रॉब्लम कि हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं। मैंने आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी है कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, कुछ ऐसे केसेस है जहां पे आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर के लिए नहीं मांग सकते, वो सेक्शन 8 में आते हैं। जैसे कोई भी ऐसी चीज जो देश की सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी को हार्म पहुंचाए, फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशंस को खराब करे, कोई ऐसा जुर्म करने पे इंसाइट करे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट का, ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। उसके बाद कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसा ट्रेड सीक्रेट, कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर किसी की जान को खतरा होता है, कुछ कैबिनेट के पेपर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस अगर किसी केस में चल रहा है, आप उस केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो। और कोई भी ऐसी ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिससे किसी इंसान की जान को खतरा हो। ठीक है, ये सेक्शन 8 में आते हैं। कुछ ऐसी एग्जांपल्स है कि जहां पे आप आरटीआई अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये थे चैलेंजेस। बट अगर हम बात करें हमको इसके साथ आगे तो बढ़ना पड़ेगा, तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए इसका। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हमको दोबारा से रीइंफॉर्म करना पड़ेगा, दोबारा से भरोसा दिलाना पड़ेगा कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हमारी डेमोक्रेसी का एक कार्डिनल वर्च्यू है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्स के थ्रू, अपने जजमेंट्स के थ्रू, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में भी करा, उसको दोबारा से ये चीज लोगों के बीच में लेके जानी चाहिए कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डेमोक्रेसी का बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। उसके बाद इंफॉर्मेशन अगर हम अवेलेबल बनवा पा रहे हैं तो हमको उसको लोकल लैंग्वेज में भी अवेलेबल करना चाहिए। जो आरटीआई एक्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन है वो लोकल लैंग्वेजेस में अगर हम अवेलेबल कराएंगे तो उसका जो रेट है, उसका जो यूजेज का रेट है वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमारी कंट्री का जो नेचर है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है। बहुत हर 50 किलोमीटर के रेडियस के बाद लैंग्वेज चेंज हो जाती है, इतना डाइवर्स नेचर है। तो अगर लोकल लैंग्वेज में अवेलेबल कराएंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर इस राइट के बारे में एजुकेशन फैलानी पड़ेगी, लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, लोगों को पता होना चाहिए हमारा ये अधिकार क्या है, और स्कूल लेवल में इसको मैंडेटरी कर देना चाहिए। और खास करके जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी चीज के लिए काम कर रही है कि लोगों में, सिटीजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी आए और वो विजिलेंट सिटीजनशिप को प्रैक्टिस कर सके, वो जागरूक नागरिक बन सके। उसके बाद आरटीआई को पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी कहीं ना कहीं सी लिमिट तक अप्लाई करना चाहिए। पार्लियामेंट को ऐसा कानून लेके आना चाहिए कि जो आरटीआई के एम्बिट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी आए, ताकि हम ये इंश्योर कर पाए कि जो हमारी ग्रेट इंडियन डेमोक्रेसी है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। फिर प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट लेके आना पड़ेगा। एक कोड ऑफ कंडक्ट ऐसी चीज है कि बेसिकली सेंट्रल और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को यहाँ पे रेगुलेट करना पड़ेगा। ये बात ऑब्वियस है कि जो हमारे कमिश्नर्स हैं उनको जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के हेड हैं और जो ऑफिशियल लोग हैं उनसे स्ट्रिक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई भी सिटीजन किसी पब्लिक डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन सीख करता है तो कमिश्नर्स का पर्सनल बायस इस चीज में बीच में नहीं आए, कमिश्नर्स इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। ठीक है, ये था हमारा वे फॉरवर्ड कि आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अगर हम इस पूरे टॉपिक के कंक्लूजन, निष्कर्ष की बात करें, तो जो हमारा आरटीआई एक्ट है 2005 का, हमारी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए और हमारी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। बट इसको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं दोनों डिमांड और सप्लाई साइड में। डिमांड मतलब जो लोग आरटीआई फाइल कर रहे हैं, जो सिटीजन है, सप्लाई साइड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों जगह पे प्रॉब्लम चल रही हैं। इश्यूज जैसे लो पब्लिक अवेयरनेस हुई, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, इंसेंटिव्स नहीं है जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, ये चीजों को रिफॉर्म करना जरूरी है। और अगर हम आने वाले टाइम में फ्यूचर रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो हमको रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पे ध्यान देना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में काम करना चाहिए ताकि गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी आए और जो सिटीजन का बेसिक फंडामेंटल राइट है उसको हार्म भी ना पहुंचे। ठीक है, हमको चीजों को बैलेंस करना आना चाहिए। जो हमारा मध्यम मार्ग का कंसेप्ट है, रूल ऑफ गोल्डन मीन, कि हमको दोनों एक्सट्रीमिटीज को अवॉइड करना और एक बीच का रास्ता पकड़ के ऐसी चीज बनानी चाहिए जो कि लोगों के फेवर में भी हो और गवर्नमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन, कैसे इवॉल्व हुआ, क्यों न्यूज में चल रहा है। अच्छा कोटेशन मैंने आपको बताया, आप यूज कर सकते हो, और हमने यहाँ पे पूरा कंसेप्ट भी देखा। ऑलराइट, दिस वॉज राइट टू इन्फॉर्मेशन। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू सो मच।